Good morning, everyone, and welcome to this channel. Hope everyone is doing well on this Saturday and using the time to have some of the studies on the investing. So आज के वीडियो में हम थोड़ा सा बात करते हैं स्मॉल कैप एफएमसीजी प्लेयर्स के बारे में जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे. एक स्मॉल कैप कंपनी है. देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस इन दिस वीडियो. वी विल डू द बिजनेस मॉडल एनालिसिस अबाउट दिस कंपनी. वी विल गो टू अबाउट देयर H1 रिजल्ट्स. और ये जो कंपनी है वो एसएमई लिस्ट से है, तो एसएमई में जो रिस्क एडजस्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा. बिकॉज एसएमई के स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. कभी सर्किट खाएगा ऊपर की तरफ, कभी सर्किट नीचे की तरफ खाएगा. क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है HOSC फूड. तो HOSC फूड ये जो है स्मॉल कैप एसएमई प्लेयर है जिनका मार्केट कैप सिर्फ 150 करोड़ है. तो बहुत ही लेग वे ऑफ ग्रोथ यहाँ पर है. इस कंपनी के बारे में डिटेल समझेंगे, इसके रेवेन्यू नंबर्स के बारे में समझेंगे, इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे जो बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स है. बिकॉज आपने कुछ देखा होगा पिछले कुछ समय से एफएमसीजी के जो पहले पुराने अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे मिसेस बेक्टर फूड हो गया या बीकाजी फूड्स हो गया, ये सारे प्लेयर्स जो है अभी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट ग्रो कर रहे हैं. और आपने देखा होगा कि कंज्यूमर थोड़ा सा हमारा पीछे पड़ा हुआ था. हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के आप नंबर देखो, एशियन पेंट के नंबर देखो, वो अच्छे नहीं आ रहे थे. हालांकि इस क्वार्टर में एशियन पेंट ने थोड़ा सा लो बेस के ऊपर अच्छी ग्रोथ दी है, मतलब कंपैरेटिवली हिस्टोरिकली जो वो करते थे उसके अलावा, इसीलिए स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ भागा है. लेकिन उसके अलावा अगर आप एफएमसीजी की बात करो, बीकाजी फूड्स की बात करो, मिसेस बेक्टर की बात करो, गोपाल स्नैक्स की बात करो, श्रीवेरी फूड एंड स्पाइसेस की बात करो, तो ये जो जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे पिछले 2-3 सालों में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो नीचे की तरफ आई है. तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी में एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. लेकिन इसी स्पेस में एक अच्छी कंपनी मुझे नज़र आई जिसका नाम है HOSC फूड. तो उसके बारे में समझेंगे. ये जो HOSC फूड है वो नॉर्थ इंडिया से शुरुआत हुई एक कंपनी है. मेनली इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स को बनाने का काम करते हैं. मल्टीग्रेन आटा, मतलब आप देखो कि अभी आटे में भी बहुत से टाइप आ गए हैं. तो आप फ्लोर्स हो, चक्की आटा जिसको बोलते हैं, तो आटा हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल हो गए, राइस हो गया, डिफरेंट ग्रेन्स हो गया, हल्दी मिर्च पाउडर जैसी चीज़ें हो गई है. तो ये सारी चीज़ बनाने का काम करते हैं. इनके गुड़गांव में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर वो फार्मर से रॉ मटेरियल लेते हैं और ग्राइंडिंग और सॉर्टिंग करके मशीन में डाल के, इनमें ज़्यादा कुछ एडिटिव नहीं डालते ये लोग ऐसी ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट्स की करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे अच्छे है, हेल्दी है, यहाँ पर कोई एडिटिव ऐड नहीं किया गया है. और जिसके चलते हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो लोग अभी जा रहे हैं उनके लिए हमारा आटा सबसे बेहतरीन है जिसमें कोई भी एडिटिव्स नहीं है. तो इनकी ये USP है. अगर मैं उस तरीके से देखूँ तो मुझे लगता है कि बाकी जो कंपनियाँ इस सेक्टर्स में है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट लीडर जो है आटे के केस में वो आशीर्वाद का आटा है. तो आशीर्वाद का फ्लोर जो है वो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है अभी के स्पेस में. लेकिन उनका कहना है कि वो लोग सारे एडिटिव्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. हम प्योर हेल्दी फ्लोर आटा बेचने का काम करते हैं क्योंकि इनका जो रेवेन्यूज़ है उसमें से कुछ 40-45% बिजनेस जो आता है वो फ्लोर आटा बेच के आता है. बाकी जो बिजनेस है 8-9% का वो स्पाइसेस बेच के आता है. और मुझे लगता है 6-7% ये फ्लोर ये आपके ऑयल बेचने से आता है. तो जैसे मैंने कहा कि इनके गुड़गांव में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है. 2024 में ही इनकी लिस्टिंग हुई थी और एक छोटी SME कंपनी है. सो बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स अबाउट दिस कंपनी, देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी पोजीशन इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की स्टॉक्स. यू नीड टू हैव एन एपेटाइट टू हैंडल द अप्स एंड डाउन्स अबाउट द SME कंपनीज. मगर अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज डूइंग. और हम बात करेंगे कैपेक्स के ऊपर. तो HOSC फूड जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया से शुरू हुई थी. अभी पूरे इंडिया में उनके आउटलेट्स होने वाले हैं आगे आने वाले समय में. अभी अगर की बात करूँ तो उनके पास खुद के 7 आउटलेट्स हैं और वो फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनके 12 फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं. तो टोटल 19 आउटलेट के थ्रू अपने ये सारी चीज़ों का वो बेचने का काम करते हैं. जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को बेचने का काम अपने 19 आउटलेट से करते हैं. जैसे 7 आउटलेट इनके हैं, 12 आउटलेट जो है वो फ्रेंचाइजी को दिए गए हैं. तो मतलब फ्रेंचाइजी जो ऑपरेटेड मॉडल है, जो थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए, जो ज्वेलरी सेक्टर में होता है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स, वहाँ पर ये फोकस करने की उम्मीद कर रहे हैं. तो
ये कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में, एक साल में 6-7 करके आउटलेट नए नए वो खोलेंगे। और इन्होंने अभी ब्लिंकिट के साथ भी अपना टाई अप किया हुआ है, जिसके चलते वो दे वांट टू एक्सपांड देयर मार्केट। आपने देखा होगा कि अभी सब जगह पर लोग ब्लिंकिट यूज़ करते हैं। अगर ब्लिंकिट में इफ़ दे ग्रो द सेल्स वेरी फास्ट, और वहाँ पर थोड़ा सा फीस ब्लिंकिट को उनको देना पड़ता है, बट आई थिंक दैट्स अ वे लाइक कंज्यूमर गेट योर आटा वेरी फास्ट, और कंजम्पशन और माउथ मार्केटिंग से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो इनका खुद का भी ऐप है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें बेचने का काम करते हैं, जिनका कहना है कि अगर हमारे ऐप से वो बेचे तो थोड़ा सा कम कॉस्टिंग वहाँ पर लगती है उनको। तो ऑनलाइन मॉडल से भी बेचते हैं, आउटलेट में भी बेचते हैं। इनके दो बेसिकली चीज़ों को आप समझ लो। इनके पास एक B2B सेगमेंट है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, अपने आटा को किसी दूसरे के स्टोर्स में रखने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट हो गया, उसको देते हैं, तो उसको हो गया B2B बिजनेस। और दूसरी एक चीज़ हो गई कि अगर कंज्यूमर मेरे जैसा आटा लेने के लिए इनके स्टोर्स में जाएगा, वहाँ से माल को खरीदेगा और मैं घर पे लेके आऊँगा, उसको बोलेगा अगर मुझे B2C सेगमेंट। या जो आपका जो ऑनलाइन है, जहाँ पर मुझे आटा चाहिए, इनका आटा मुझे दिख गया, इनका शरबती MP करके एक आटा है, वो बहुत ही फेमस है, ये फ्लोर जो है वो बहुत ही फेमस है। तो बेसिकली ये हो गया B2C सेगमेंट। तो B2B और B2C सेगमेंट से इनका पूरा बिजनेस चलता है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो लगभग जो B2B है वो लगभग मुझे लगता है 37 है, और B2C जो है वो 54% का रेवेन्यूज़ करते हैं, और बाकी 8.3% का रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट्स में करते हैं। मतलब UK में अभी हालांकि इन्होंने HOAC एक्सपोर्ट करके एक नई डिवीजन इस्टेब्लिश की है, जिनके थ्रू वो UK में फ्लोर, स्पाइसेस, ये ऑयल, इन सारी चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। अभी US से भी उनको एक कंटेनर का ऑर्डर मिला है, जो 60-70 लाख का ऑर्डर है। अगले आने वाले पाइपलाइन में 2-3 कंटेनर की डिमांड US से उनके पास आ रही है। आप समझने की बात करो कि अगर वो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट में ये सारी चीज़ें बेचेंगे तो एक्सपोर्ट में मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप थोड़ी सी प्राइसिंग पावर वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। तो एक्सपोर्ट में उनको मार्जिन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, अगर डोमेस्टिकली वो फ्लोर्स, ये बाकी सारी चीज़ें बेचने का अगर काम करें। तो जैसे मैंने कहा कि 54% ऑफ द रेवेन्यू आता है आपके B2B से। B2C से आपका 37% बिजनेस आता है, 8.3% बिजनेस उनका एक्सपोर्ट से आता है। अगर मैं आटे की बात, मतलब पूरे प्रोडक्ट SKUs की बात करूँ तो उनके पास 200 SKU है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट उनके पास 200 है, जिसमें से 135 जो यूनिट्स है, 135 SKUs है जिसको अपने मैन्युफैक्चरिंग में बनाने का काम करते हैं, और बाकी दूसरों का माल वो बेचते हैं। तो 200 SKUs है। इनका फुटफॉल अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका फुटफॉल, इनके आउटलेट में लोग आने का फुटफॉल जो है वो बढ़ रहा है। इनके पास जो नंबर ऑफ कस्टमर जो B2B सेगमेंट में उनके पास जुड़े हैं वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। एवरेज बिलिंग ऑन द मंथ ऑल्सो ये अच्छी तरीके से इस कंपनी का बढ़ रहा है। तो मोटा मोटी कंपनी इज़ डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। अगर मैं Q2 के नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा आऊँ तो आपने देखा होगा कि इस Q2 में लगभग 21 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी इस H1 में, नॉर्मली ये Q1 Q2 Q3 के नंबर्स नहीं देते हैं, ये H1 या H2 इस तरीके से नंबर्स देते हैं, बिकॉज ये SME प्लेयर्स है। तो अगर मैं H1 और H1 की बात करूँ, मतलब H1 FY26 वर्सेस H1 FY25 की अगर मैं इसमें बात करूँ तो दे हैव डन द रेवेन्यू ऑफ 21 crore, which is a revenue growth of 96%. EBITDA has been increased by 105% and PAT has increased by the 94%. PAT जो किया है 1.95 करोड़ का PAT किया है। EBITDA मार्जिन की परसेंटेज है 15 to 16% का EBITDA करते हैं, which is kind of unhealthy in this kind of a segment. तो अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो 96% से बढ़ा है, EBITDA मार्जिन 15-16% का है, 105% से EBITDA बढ़ा है, और PAT की जो ग्रोथ है वो लगभग 94% से हुई है। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर की बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने जो रेवेन्यू किया था वो 26 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और उन्होंने साल के शुरुआत में गाइडेंस दिया है कि हम इस साल में 55 करोड़ का बिजनेस करेंगे। इस साल के शुरुआत में दिया था 55 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अभी कितना किया है H1 तक रेवेन्यू 21 करोड़, और उनको कॉल में पूछा गया कि आर यू ऑन द ट्रैक टू अचीव योर गाइडेंस ऑफ 55 करोड़, एंड दे कॉन्फिडेंटली से यस, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन टू इट, बिकॉज उनका कहना है H2 इन द FMCG बिजनेस इज ऑलवेज बेटर दैन द H1, बिकॉज बहुत सारे त्यौहार आते हैं, न्यू ईयर्स आता है, और विंटर में कंजम्पशन ऑफ द फ्लोर जो है, आटे का कंजम्पशन जो है वो विंटर में ज़्यादा होता है। इंडिया में अगर आप देखो कि डिफरेंट आटा हेल्दी, क्योंकि ठंड होती है, एंड कंजम्पशन ऑफ द फूड इज़ ऑलवेज हाई कंपेयर टू द समर रीजन। तो उनका कहना है कि H2 इज़ ऑलवेज बेटर दैन H1। अभी तक हमने 21 करोड़ का बिजनेस किया है, अगले कंप्लीट होते साल के हम 55 करोड़ आराम से कर लेंगे। अगर मैं पैट की बात करूँ तो पूरे साल में अगर उन्होंने कुछ 2 करोड़ का पैट किया था, लेकिन अभी H1 में उन्होंने
1.95 करोड़ का प्लैट किया है, तो मतलब लगभग पूरे साल का जो पैट है वो मैच हो रहा है H1 के पैट से। तो कहीं ना कहीं कंपनी इज़ डूइंग इन द राइट डायरेक्शन। कंपनी ने ये भी कहा है कि अगले आने वाले समय में हम 75-80% से आराम से ग्रो कर पाएंगे, ऐसा उनका कॉन्फिडेंस है। तो अगर रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस है। H1 और H1 की बात करूँ, लास्ट ईयर H1 में कुछ 26 करोड़ का रेवेन्यू किया था। लास्ट ईयर पूरे साल में 26 करोड़ का रेवेन्यू किया था। अभी H1 में वो 21 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो आप कंपैरिजन देखो, पूरे साल में जो धंधा किया वो कंपैरेटिवली H1 में सारा ही निपटा दिया। तो सारे H1 में उन्होंने सारा ही कवर कर लिया और वो 55 करोड़ अचीव ही करना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कैपेक्स के ऊपर आऊँ, क्योंकि आपको ये सवाल पूछना है कि ये ग्रोथ कहाँ से आएगी, क्या वो चीज़ें करेंगे। जैसा मैंने कहा कि वो लोग अपने आउटलेट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 4-5 आउटलेट वो नए डालेंगे। दे वॉन्टेड टू टाई अप विद लॉट ऑफ कंपनीज फॉर द फ्रेंचाइजीज ऑल्सो। दे वॉन्ट टू ऑल्सो इंक्रीज देयर फुटप्रिंट्स इन द जेप्टो एंड अदर्स जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है अपार्ट फ्रॉम ब्लिंकिट, वो वहाँ पर उनका ये बढ़ाना चाहते हैं। अभी एमपी में एक प्लेस है विदिशा, तो इंडिया के सेंट्रल में है, वहाँ पर एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो लगा रहे हैं, जिसकी लैंड जो है वो 50,000 स्क्वायर फीट भी है। ये गुड़गांव में जो उनका प्लांट है वो 12,000 स्क्वायर फीट का है। तो ऑब्वियसली अगर आगे जाते हुए 75-80% से उनको ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग बैठानी पड़ेगी। वो कैसे फ्लोर और इस चीज़ को कैपेक्स कैसे करेंगे, वो कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेंगे लोगों को देने के लिए आटा। तो अगर बात समझ लो कि विदिशा में जो उनका प्लांट है, जहाँ पर 50,000 स्क्वायर फीट का उनका लैंड है, तो उनका कहना है कि उसमें 2 फेजेस उन्होंने डाल दिए हैं। पहला जो फेज़ है वहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट का, तो वो अभी 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा और वहाँ से हमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं 12,000 स्क्वायर फीट की बात करूँ गुड़गांव, और ये 20,000 विदिशा के 50,000 में से जो फर्स्ट फेज़ का 20,000 है, तो टोटल मिला के 32,000 करोड़ इस Q3 में उनके कैपेक्स के लिए ऐड हो जाएगा। सो कंपनी इज डूइंग राइट थिंग्स। अगर उनने बाकी जो 20,000 है जो विदिशा के प्लांट का, वो कब होगा अभी नहीं दिया है, लेकिन शायद अगले आने वाले क्वार्टर में कॉन कॉल में वो बता सकेंगे कि किस तरीके से और कब ये फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जो गुड़गांव का प्लान है वो 85% के कैपेसिटी के ऊपर यूटिलाइज हो रहा है। उनका कहना है कि वो भी इंचअप हो जाएगा, वहाँ की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। ये जो विदिशा का प्लांट है, यहाँ से 20,000 स्क्वायर फीट का जो लैंड है, वहाँ से भी अच्छी चीज़ें मतलब अच्छा प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ के लिए जो कैपेक्स चाहिए वो राइट डायरेक्शन में है। और विदिशा के पास अभी भी 20-25,000 स्क्वायर फीट का लैंड बचता है, वहाँ भी आगे जाने वाले समय में ऐड हो जाएगा। तो अगर कंपनी हवा में बात नहीं कर रही है, कंपनी जो ग्रोथ कर रही है उसके लिए कैपेक्स भी डिलीवर कर रही है। कंपनी किस तरीके से B2B B2C सेगमेंट्स में जा रही है उसका भी ये कर रही है। यूके में इन्होंने एक पहला कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए भेजा है और रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे थे। तो यूके और US इन दोनों कंट्रीज़ में इनका फुटबॉल या इनकी जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसका बढ़ाने का वो सोच रहे हैं कि अगले आने वाले समय में हम उसको जिस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अगर कंपनी का मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, द कंपनी इज़ नॉट डूइंग काइंड ऑफ रॉकेट साइंस लाइक एन AI and a technology and all of that. It's just an FMCG company. They are just producing themselves as an healthy kind of floor kind of marketing business. However, we need to track the companies. We don't know, we are outsider and we are not running the show over here. So we are outsiders, so we need to analyze the results every quarter after quarter, or like the H1 after H1 and the H2 after H2, and realize if the company is doing the right thing. जो कंपनी ने बोला है उसको वो डिलीवर कर रही है कि नहीं है। अभी तक तो वो डिलीवर कर रही है। अगर 55 करोड़ का धंधा वो कंप्लीट कर लेती है तो स्टॉक और ऊपर की तरफ चले जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टॉक जब से रिजल्ट यहाँ से आए हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। इसके सर्किट भी लगते हैं, लेकिन ये एक SME कंपनी है। यहाँ से एक रिस्क होती है कि इनके जो प्रमोटर है जिनके पास 62% से कि वो कभी माल बेचेंगे वो नहीं समझ आता। इनके पास कोई एंकर इन्वेस्टर होंगे जो बिफोर IPO इनके साथ जुड़े होंगे, वो माल बेचने आ सकते हैं, तो स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। तो हड़बड़ में इसमें जाके कि ग्रोथ अच्छी है, 100% की ग्रोथ है, तो स्टॉक में कूदना मुझे सही नहीं लगता है। यू नीड टू फाइंड अ राइट अपॉर्चुनिटी। स्टॉक आप तभी बाय करो जब वहाँ स्टॉक में कहीं सी ब्रूटल सेलिंग हो और स्टॉक फंडामेंटली अच्छा कर रहा हो, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे US में अभी स्टॉक गिरे हुए हैं, उनकी वजह से अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल जाके वहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल थेसिस अबाउट द कंपनीज एंड हाउ दे परफॉर्म।
तो HOAC फूड, अगर मैं बेक्टर की बात करूँ तो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है। गोपाल सेलेक्ट में कभी आग लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ उनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रेवेन्यूज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस वहाँ भी नहीं है। अगर मैं बीकाजी की बात करूँ, वहाँ भी कुछ अच्छी तरीके से मुझे रीजनेबल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो FMCG का पूरा सेक्टर्स है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से प्रॉब्लम भी नज़र आते हैं कि जो मुझे कंसिस्टेंट कंपाउंडर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की जो मार है लोगों को अभी तक पड़ रही है, जो GST से इम्पैक्ट आना था वो उतना अभी तक तो दिखा नहीं है। शायद Q3 के बाद हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से FMCG ग्रो कर रहा है। जो इनकम टैक्स में कट किया था उससे उम्मीद थी कि FMCG में थोड़ी सी बढ़ावा आ जाएगा, लेकिन ऐसे कोई साइन अभी तक तो दिखे नहीं है। होप एंड प्रे दैट इन कमिंग डेज दैट विल चेंज इन द FMCG सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर है वो मतलब जिसके बोलते हैं आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर इस सेक्टर से आते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर वो टेक्नोलॉजी में आएंगे, फाइनेंस में आएंगे या FMCG में आएंगे, इन 3 सेक्टर में ही आपके चीज़ें आएंगे। तो ये था HOAC के बारे में। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ अबाउट US स्टॉक्स एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द US स्टॉक्स, बिकॉज बहुत ब्रूटल सेलिंग पिछले कुछ समय से हुई है US स्टॉक में। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जापान का जो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स US मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि US का डेट ऊपर की तरफ है। सर्कुलर इकोनॉमी AI में जो चल रही है उसकी बातें बहुत हो रही है। माइकल बरी ने जो पोजिशंस डाउन साइड पर बनाई हैं उसकी बहुत बातें हो रही है पैलेंटियर एनवीडिया के ऊपर। हालांकि एनवीडिया के बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट है, लेकिन जिसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ स्लो टाइम, बिकॉज पूरे साल में US मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइज तो होगा ही होगा। यू कांट एक्सपेक्ट मार्केट ऑलवेज ऑन द हायर साइड। देयर विल बी द टाइम इट विल ऑल्सो गो ऑन द लोअर साइड। सो ब्रेड योर horses. I'll try to make the video today also on the AIs on the US equities. So keep learning, keep watching. If you like my content, then please like, share and subscribe. It gives me the motivations and enjoy your day. Keep learning, keep growing. Please like, share and subscribe. मिलते हैं next video में. Thank you very much.